नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिनके बारे में कई लोगों की तरफ से कमेंट्स आ रहे थे। मॉडल टेस्ट पेपर यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए 1 से लेकर 4 तक जो मेरे पास लोगों के कमेंट्स आए हैं, क्वेश्चंस जिन्होंने पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव जवाब होते हैं, वो अलग अलग थिंकर के हिसाब से अलग अलग वेरी भी कर सकते हैं। तो उनको शामिल मैं इसमें नहीं करूँगा क्योंकि जिनमें लोगों की राय अलग होती है, राइटर्स की भी राय अलग होगी, बुक में आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे भी हो सकता है अलग मिल जाए, उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन के MTP 1 to 4 में यूपी पीजीटी में जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, रेयर ही उनमें से किसी का आंसर कोई गलत होगा, बहुत रेयर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन इनमें रखे हैं वो ऐसे नहीं रख दिए हैं इतनी आसानी से, काफ़ी उनके ऊपर सर्च करके तभी उनको रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर भी किसी में किसी की राय अलग हो सकती है, तो इसलिए मैंने वो जहाँ पे राय अलग वाला मैटर है वो छोड़ ही दिया है, और जिनको कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, इनकी नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग है जो MTP में किसी में इनकी नंबरिंग थी। पहला क्वेश्चन है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 में बांटते हैं अपने प्रॉफिट्स को। उनकी कैपिटल्स हैं 3 लाख एंड 5 लाख। जेड को एडमिट किया गया नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। जेड लेके आता है 3 लाख रुपीज़ अपने कैपिटल के। अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम निकालना है जो कि जेड लेकर आएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, जो जेड लेके आएगा वो गुडविल का अमाउंट हमें निकालना है। तो हमें कैपिटल्स दिए हैं पुराने पार्टनर्स की भी, और नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो भी दिया है। गुडविल इसमें हिडन है, हिडन गुडविल को फाइंड आउट करना है। सही जवाब इसका डी है। अब ये कैसे है इसका कैलकुलेशन यहाँ पे देख लें। जेड की कैपिटल जो लेके आया है वो 3 लाख रुपए लेके आया है। जेड की कैपिटल जो लेके आया 3 लाख, वो 1/4 शेयर के लिए लेके आया है, 1/4 के लिए यहाँ पे बताया है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जेड की कैपिटल के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल हो जानी चाहिए 12 लाख। हम उससे ये जो 1/4 के लिए 3 लाख मंगा रहे हैं, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी फर्म की जो वैल्यू है वो 12 लाख के बराबर है। आपको हम 1/4 दे रहे हैं और तब 3 लाख मंगा रहे हैं, तो इट मीन्स हम अपनी वैल्यू को, फर्म की वैल्यू को आंक रहे हैं 12 लाख। लेकिन जब कैपिटल हमने एक्स की और वाई की जो कैपिटल थी वो देखी टोटल करके, और उसके साथ जेड जो लेके आया वो टोटल करके देखा, तो पता चला कि ये तो 11 लाख है। तो इसका मतलब हमने वैल्यूएशन 1 लाख ज़्यादा किया हुआ है। ये जो 1 लाख ज़्यादा वैल्यूएशन हमने किया है अपनी फर्म का, यही हमारी फर्म की वो एसेट है जो एसेट बुक में नहीं दिख रही थी, मतलब ये गुडविल है। तो ये हुई फर्म की गुडविल। अब जेड क्या लेके आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि जेड कितना लेके आएगा गुडविल का, तो जेड के हिस्से की गुडविल इसे 1 लाख में कितनी होगी, जितना उसका शेयर है 1/4, तो 25,000 रुपीज़ इसकी गुडविल होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेटर्स हैं 80,000 के, बैड डेट 2,000 है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,000 है। ये जो जानकारी दी हुई है इससे अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऑलरेडी उनके पास डेटर हैं 80,000 के, ऑलरेडी वो बैड डेट को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 2,000 रुपये का पहले ही, ऑलरेडी 4,000 रुपये का पहले ही वो प्रोविज़न बना चुके हैं। अब डिज़ायर किया गया कि वो मेंटेन करें प्रोविज़न 1,000 रुपये का। अब उनका मन ये हुआ है कि वो जो प्रोविज़न मेंटेन करेंगे वो 1,000 ही करेंगे। हमसे पूछा है कि क्या अमाउंट डेबिट करनी पड़ेगी या क्रेडिट करनी पड़ेगी P&L अकाउंट में। तो देखिए यहाँ से चेक करिए, ये तो एसेट है, हम देखेंगे कि उनको लॉस कितना हो रहा है। तो ऑलरेडी वो रिकॉग्नाइज करके हुए हैं कि 2,000 रुपये का उनका लॉस है, यानी कि बैड डेट है। फिर इसके बाद वो चाह रहे हैं प्रोविज़न मेंटेन करना 1,000। इसका मतलब ये होता है, प्रोविज़न मेंटेन करने का चाहने का मतलब ये होता है कि उनको ये डाउट है कि 1,000 रुपये डूब सकता है। तो जो उनका डाउट है 1,000 वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। 2,000 तो कन्फर्म लॉस था, 1,000 उनको और खतरा लग रहा है, तो इसका मतलब उनका जो लॉस है वो 3,000 ही रहेगा। अब हमने चेक किया कि लेकिन वो तो प्रोविज़न पहले बना चुके हैं 4,000 रुपये का, पहले जो प्रोविज़न बना चुके हैं, इसका मतलब है कि ये पिछले प्रॉफिट में से रोक के रखे हुए हैं इन्होंने 4,000। अब इनका जो नया एस्टिमेशन है वो ये कहता है कि 3,000 की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कैलकुलेशन जब भी की जाती है, ये बैड डेट्स, अगर कोई फर्दर बैड डेट होता तो जुड़ जाता, ऐड फर्दर बैड डेट, ऐड करते हैं न्यू प्रोविज़न, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड हो गई 3,000,
ऑलरेडी प्रोविजन उनके पास बना हुआ है 4000 का, तो पहले से ही 4000 उनके पास है, यानी कि उनके पास ऑलरेडी 1000 रुपया एक्स्ट्रा प्रोविजन करके रखा हुआ है, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो प्रोविजन केवल 1000 ही रखेंगे। तो 1000 रुपये फर्म P&L में वापस कर देगी, मतलब P&L में जोड़ दिए जाएंगे। तो इसलिए इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो 1000 रुपये क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि हम वापस कर रहे हैं, P&L को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्म का जो पुराना पैसा ज़्यादा एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो उल्टा बचत हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें भी किसी का डाउट था। टोटल इनकम वर्कआउट जो कैलकुलेट की गई वो की गई 41,644.98। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू, इसको राउंड ऑफ किया जाएगा। तो देखिए टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, टोटल इनकम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो टैक्स लगाने से पहले हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ करते हैं 10 के मल्टीपल में, इन मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये के मल्टीपल में। 10 रुपये का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये तो हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ जानी चाहिए। तो जब 10 के मल्टीपल में, मतलब जो पहला डिजिट होगा इधर से वो 0 होना चाहिए। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो इस वाले अंक पे ध्यान देना होता है, इस पे। अगर ये 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो 1 बढ़ा दिया जाता है। अगर ये कम है 5 से, जैसे यहाँ पे 4 ही है, 4 के बाद अगर 5 होता, 4 के बाद 6 होता, 5 या 5 से ज़्यादा होता 4 के बाद, तो ऐसे केस में ये 5 हो जाता। लेकिन अगर 4 के बाद 5 से कम है, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, कुछ भी है, तो फिर उसको इग्नोर करके 4 ही रखा जाएगा और यहाँ 0 लग जाएगी इसकी जगह। और इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, 41,640। इसको मैं फिर से और एक आधा एग्जाम्पल बता देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर यही संख्या इतना होती 41,645 पॉइंट कुछ भी होता चाहे, हमें तो इस पर ध्यान देना है, ये टेंस में कर देना है, ये रूल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रूल भी पढ़ लें। टोटल इनकम विल हैव टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। 10 रुपये के मल्टीपल में कर देनी है, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जो ये वाला पॉइंट है ये 0 कर देना है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट आया तो पॉइंट के बाद वालों को तो इग्नोर करना ही करना है। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या है, ये 5 है, यानी कि ये ज़्यादा है। अब 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम इसको फिर फाइनल जो अमाउंट ली जाएगी मल्टीपल, ये जब राउंड ऑफ करेंगे टेंस में, तो वो हो जाएगा 650। अगर ये 6 होता तब भी हम करते 650। अगर ये 4 हो जाता है तो हम फिर, अब क्योंकि ये 5 से कम है तो इग्नोर करके यहाँ पे करेंगे 40। अगर 3 होता ये, और ये अगर 4 होता तो फिर 30 हो जाता। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो ये बन रहा है। नेक्स्ट है फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹9 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 90,000। ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है। यहाँ पे ध्यान दें, ऑपरेटिंग रेशियो जब पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का रिलेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट का रिलेशन सेल्स यानी कि रेवेन्यू के साथ, रेवेन्यू मतलब सेल्स, इसके साथ देखना है ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर होता तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देखते, तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको मिला देते हैं तब बनती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होगी, वो यहाँ से निकालनी पड़ेगी हमें। इन्होंने ये रिलेटिव वैल्यू दी है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का। इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट 100 हो तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, और हमें यहाँ पे गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब है टोटल सेल। तो देखिए कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, इसका मतलब टोटल सेल यानी कि रेवेन्यू हमारे पास 125 रुपये आई होगी। ये रिलेटिव वैल्यूज़ का रिलेशन हो गया। जब इस तरीके से हमारे पास रिलेटिव वैल्यूज़ के रिलेशन बन जाते हैं
इनमें से एक का भी हमें अगर एब्सोल्यूट फिगर पता है तो दूसरों का तुरंत निकल आता है। हमें कॉस्ट निकालना है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी है। कॉस्ट हमने 100 यहाँ पे लिया है और रिलेटिव वैल्यू है 9 लाख। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए 9 लाख इंटू 100/125 जो चाहिए वो ऊपर रख देंगे उसका रिलेटिव, और जिसको बेस ले रहे हैं उसका रिलेटिव नीचे रख देंगे 125। कैलकुलेट होकर के ये आ जाएगा 7,20,000, यानी कि ये कॉस्ट आ गई। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7,20,000 प्लस 90 यानी कि 8,10,000, और ऑपरेटिंग रेशियो निकल आएगा 8,10,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100 यानी कि 90%। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो सी है 90। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। जब डिसॉल्यूशन होता है फर्म का तो और गुडविल अगर अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए रूल होता है जब फर्म डिसॉल्व होती है तो जिन भी एसेट से उम्मीद होती है कि उनसे कुछ वसूली हो सकती है, उनसे बिक सकता है, उनसे कोई पैसा वसूल हो सकता है, उन सारी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से फिर उनको बेचा जाता है। चूँकि गुडविल भी एक एसेट है और गुडविल रियलाइजेबल एसेट है, गुडविल से वसूली हो सकती है। क्योंकि गुडविल से वसूली हो सकती है, रियलाइजेबल है, इसीलिए गुडविल रियल एसेट होती है हमेशा। हाँ, वसूली कब हो सकती है कि वसूली का मतलब हो गया जब फर्म बंद होगी तो हम अपने स्पेस को किसी को बेच देंगे, उस स्पेस की हो सकता है कोई वैल्यू ज़्यादा लग जाए, तो ये गुडविल हो गई। मतलब हम सारी एसेट्स के साथ गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब अगर उसके नाम पे कोई वसूली हो गई तो ऑटोमेटिकली वो कीमत बढ़ी हुई, हमारी कोई एसेट बढ़ी हुई कीमत पे बिक जाएंगी, वही वसूली मानी जाएगी गुडविल की। अगर गुडविल से कोई वसूली नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली वो लॉस हो जाता है हमारे रियलाइजेशन में, लेकिन इसको ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज इन 2 कैटेगरीज, रूरल एंड अर्बन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस टाइप का है, ये है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है जब हम किसी डेटा को जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम उसके किसी ऐसे एट्रीब्यूट और क्वालिटी का स्टडी कर रहे हैं जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कैटेगरीज हम देख रहे हैं कि रूरल, अब कोई पर्सन कितना रूरल है इसको नहीं बता सकता है कि कोई 1 रूरल है कि 2 रूरल है। हाँ, हमसे कोई ये कहता कि हरियाणा में टोटल निवासी हैं मान लो 2 करोड़, यूपी में टोटल निवासी हैं मान लीजिए 6 करोड़, तो ये जो डेटा है ये हम यहाँ पे इसको तो ज्योग्राफिकल बोल सकते हैं, स्टेट के आधार पे, प्लेस के आधार पे, नेशन के आधार पे जब हम काउंटेड नंबर देखते हैं। लेकिन जब हम कोई क्वालिटी रूरल, अर्बन, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड जब ये सब देखते हैं तो ये आ जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में, इसलिए ये जवाब इसका सही है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज ₹3,60,000। नेट प्रॉफिट इन एडजस्टमेंट से पहले दे रखा है 360। तो इस पे भी कई लोगों का क्योंकि सवाल था। देखिए एडजस्टमेंट से पहले नेट प्रॉफिट, ये फाइनल अकाउंट्स की बात हो रही है। जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम और हमने प्रॉफिट निकाला अपना 360, लेकिन अभी एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट नहीं किया और ये एडजस्ट है हमारे पास। जब इन एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करेंगे इसमें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है ऐसी सैलरी जो अभी दी नहीं है। जो दी नहीं है वो हमारे लिए खर्च है, एक्सपेंस है, क्योंकि देनी तो पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग है। जब देनी पड़ेगी तो ये खर्च है, क्योंकि हम तो अकाउंट बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे तो बनाते नहीं हैं। एक्रूअल बेसिस यही कहता है कि एक्रूअल के आधार पे हम खर्चा मानते हैं किसी चीज़ को, अकरेंस के आधार पे। तो सैलरी अकर तो हुई, दी नहीं वो अलग बात है, बाद में देंगे। तो खर्चा तो है, इसलिए 20,000 इसमें से घटाएंगे पहले, ये 340 रह जाएगा। और इसके बाद फिर कहा प्रीपेड इंश्योरेंस।
अब इस बात का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस का पैसा है लेकिन हमने प्री पे कर दिया, यानी कि पहले ही दे दिया, देना नहीं था अभी। तो एक्रूअल सिस्टम जब हम अकाउंटिंग का अपनाते हैं तो ऐसे केस में एक्सपेंसेस के लिए अपनाते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट का पालन किया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम पीरियड मैच करते हैं, क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये इस पीरियड का नहीं है, ये आने वाले पीरियड का हमने पहले ही दे दिया एडवांस, तो ये इस साल का खर्चा नहीं है। और क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे हमें अब पता चला है, एडजस्टमेंट में देने का मतलब ये है कि अब पता चला है, इसका मतलब हम पहले दे चुके हैं, तब नहीं पता था हमें। हमने जब दिया होगा तो इंश्योरेंस अकाउंट में पूरा लिखा होगा वहाँ पे खर्चा, और वो इंश्योरेंस इसमें से घट भी चुका होगा, जबकि वो इस साल का खर्चा है नहीं, तो इसको ऐड बैक करेंगे, इसको लेस कर देंगे। सॉरी, ये घट चुका था, इसको ऐड करेंगे 26,000, मतलब पहले इन्होंने खर्चा मान के घटा दिया था, लेकिन ये इस साल का खर्चा है नहीं, ये तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, तब घटाएंगे, तो इसलिए वापस हम इसको ऐड कर रहे हैं, यही एडजस्टमेंट होती है। और ये आ जाएगा 3,60,000। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस विनय ट्रेडर्स का 31 मार्च 2016 को ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, डेटर्स है, प्रोविजन है, बैड डेट है, तो ऐसा क्वेश्चन एक ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, ये एग्जिस्टिंग है हमारे पास। आगे उन्होंने ये तय किया कि राइट ऑफ करना है बैड डेट्स 5,000, इसका मतलब ये फर्दर बैड डेट है, क्योंकि वो अब राइट ऑफ करेंगे, ये तो पहले से है ही ऑलरेडी, जो पुराना बैड डेट है, ये नया बैड डेट हो गया। और प्रोविज़न बनाएंगे वो 5% डेटर्स पे, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए, मतलब अब जो वो प्रोविज़न बनाएंगे उसका उन्होंने तय किया 5% बनाएंगे। हमें पूछा है अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न कितना होगा केवल बैड एंड डाउट्स का, तो ये जो न्यू प्रोविज़न का अमाउंट है ये हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? न्यू प्रोविज़न बनता है डेटर्स पे, और डेटर्स पे भी बनता है गुड डेटर्स पे, तो गुड डेटर्स कैसे निकालेंगे? 3 लाख में से जो अंदर बैड डेट्स पहले लिखे हुए हैं ये तो ऑलरेडी बैड डेट हैं ही यहाँ पे, तो ये तो ऑलरेडी इसमें घटे हुए हैं। जो फर्दर बैड डेट है 5,000, ये हमें घटाना होगा, 5,000 इसमें से घटा देंगे 3 लाख में से, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3 लाख में से 5,000 घटाने के बाद 2,95,000। अब ये जो गुड बैड डेट्स बच गए हैं इन पे हम प्रोविज़न बनाएंगे, मतलब इन पे अब हम जो कंफर्म बैड डेट थे पहले वो घटा लिए, अब हमारा जो कह रहा है प्रोविज़न के हम 5% डाउटफुल के लिए घटाएंगे, तो डाउटफुल के लिए 5% यहाँ पे इस पे अब बनाएंगे 2,95,000 पे, इसका 5% निकालेंगे, ये आ जाएगा 14,750। चूँकि इसमें केवल हमें न्यू प्रोविज़न ही पूछा था, ये नहीं पूछा था P&L में कितना ले जाना है, तो केवल न्यू प्रोविज़न बताएंगे 14,750, और ये आ जाएगा ऑप्शन सी। अभी मैं जो एक वर्ड मैंने बोला था उसको मैं रिकरेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोल दिया था कि गुड डेटर्स पे प्रोविज़न बनाते हैं, नहीं, इसको मैं रिकरेक्ट करता हूँ फिर से, गुड डेटर्स पे बनाते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। और गुड डेटर होते क्या हैं? जब हम डेटर्स में से, जैसे हमें ये डेटर दिए हैं 3,000, इसमें से ये जो फर्दर बैड डेट्स है ये भी घटा लेते, ये बैड डेट तो ऑलरेडी घटे हुए हैं, और जो न्यू प्रोविज़न है ये भी जब हम घटा देंगे तब गुड डेटर आएंगे, और उन पे बनाते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो ये हालांकि पूछा नहीं था क्वेश्चन में, मैंने वर्ड ये उस टाइम पे निकल गया था, तो इसलिए मैंने उसको रिकरेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विद, वर्किंग कैपिटल में कमी कनेक्ट है किसके साथ? इसमें भी बहुत सारे लोगों का ये रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, इसको डायरेक्ट ऐसे सोच लीजिए, एक ट्रांजैक्शन लीजिए, कहीं रटी रटाई चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स अपने आप में एकदम प्रैक्टिकल होता है, करके देख सकते हैं, अकाउंट्स में ये समस्या नहीं है। बिजनेस में होता है फैक्चुअल प्रॉब्लम जो कि बदल भी सकती हैं, वहाँ पे अलग अलग राय हो सकती है लोगों की, और अकाउंट्स में जो चीज़ें न्यूमेरिकल से रिलेटेड होती हैं वो फैक्ट होती हैं, उनको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कनेक्ट होगा किसके साथ? आप ये देखें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता कब है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई परचेज कर ली फिक्स्ड एसेट और पेमेंट कर दिया कैश, तो आप केवल इस ट्रांजैक्शन पे गौर काटें और तब देखें कि इससे आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, ये देखें पहले। तो आपने मान लो 5 लाख की फिक्स्ड एसेट परचेज करी और कैश से पेमेंट कर दी,
तो जो फिक्स्ड असेट आपने खरीदी है और कैश आपके यहाँ से गया है, जो कैश गया है वो तो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होता है क्योंकि ये करंट असेट है, तो वर्किंग कैपिटल तो आपकी कम हो गई। और ये जो फिक्स्ड असेट बढ़ा है ये नॉन करंट आइटम है, इसका वर्किंग कैपिटल से कोई लेना देना है नहीं। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में जब आपने फिक्स्ड असेट खरीदी नकद पैसा दे करके, आपका वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने रुपए से हो गया, 5 लाख रुपए से हो गया। तो ये तो वर्किंग कैपिटल हो गया। अब आप देखो ये परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट आपके लिए फंड का एप्लीकेशन है कि फंड का सोर्स है? बड़ी सामान्य सी बात है। फंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो फंड वर्ड है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल ही होता है। आप जब फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो आप फंड का यूज करोगे, यानी कि एप्लीकेशन करोगे। अप्लाई हो गया आपका फंड, यूज हो गया, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसलिए इसका सही जवाब है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 5000 डिक्रीज हुआ। क्यों हुआ डिक्रीज? क्योंकि आपका फंड अप्लाई हो गया है, कहीं पे यूज हो गया है, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अप्लाई से यूज होगा। सोर्स ऑफ फंड, जहाँ से फंड मिलेगा आपको उससे वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपने शेयर इशू करे, 10 लाख रुपए आ गया, तो वो सोर्स ऑफ फंड है और इससे आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो कहाँ देखते हैं इसको, वो इसको देख लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ दिखाया जाता है। तो इसका भी मैं कारण बताता हूँ। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं, सपोज करिए आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप एक तरफ लिख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, दूसरी तरफ लिख रहे हैं मान लो आप सोर्सेज ऑफ फंड। आपकी एक ही ट्रांजैक्शन हुई मान लो पूरे साल। इस साल आपकी नई कंपनी थी, आपने शेयर इशू करे 10 लाख के और कोई प्रोसेस हो नहीं पाई, केवल 10 लाख के शेयर इशू हुए हैं, क्योंकि समय लगता है। कई दफ़े ऐसा हो सकता है पूरे साल में जो नई कंपनी जब रहती है तो उसकी ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड रहती हैं। मान लीजिए 10 लाख के शेयर इशू हुए, तो 10 लाख के शेयर इशू हुए तो ये आपका सोर्स ऑफ फंड है। आप सोर्सेज ऑफ फंड में दिखा देंगे इशू ऑफ शेयर, और इशू ऑफ शेयर हुए कितने के, 10 लाख के। अब आप बताइए फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप पूरा करेंगे तो दूसरी तरफ आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेज बनाएंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आप लिखेंगे कि आपका केवल एक करंट एसेट था और वो बढ़ गया है। मान लो आपकी नई कंपनी है, पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, 10 लाख के शेयर इशू करे, अज्यूम कर लेते हैं हम एक ही ट्रांजैक्शन पे, तो इसका मतलब आपका कैश बढ़ गया 10 लाख से। कैश बढ़ गया मतलब वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया क्योंकि शेयर इशू किए थे आपने। तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज को अब लोग सोचते हैं कि उसको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को हम दिखाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन साइड में, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नेचुरली आप 10 लाख रुपए यहाँ दिखाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड का कोई एप्लीकेशन है। ये तो इस वजह से दिखाया है यहाँ पे हमें क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा तभी कंप्लीट होगा। पूरे साल अगर हमने एक ही ट्रांजैक्शन की जिसमें हमारा सोर्स है एक फंड का और पैसा कहीं आया गया नहीं, तो पैसा केवल हमारे पास आया, ये एक तरह से यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर का काम करती है। और इसको लिखते हैं हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस से ला करके। उसका कारण ये होता है क्योंकि हम इस पर वेरिफिकेशन हो जाता है, हमारा डेटा यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसोल्व होती है तो लोन फ्रॉम पार्टनर्स रिलेटिव, पार्टनर के रिलेटिव से लोन का क्या किया जाएगा। तो पार्टनर का रिलेटिव का मतलब हो गया थर्ड पार्टी। अकाउंटिंग में पार्टनर ओनर होता है और ओनर का चाहे कोई भी रिलेटिव है, चाहे उसका वाइफ है, चाहे उसका हस्बैंड है, चाहे कोई भी है, पार्टनर का रिलेटिव एक थर्ड पार्टी की तरह माना जाता है, जैसे बाहरी व्यक्ति हो। तो बाहरी व्यक्ति का जो लोन होता है वो फर्म को चुकाना जरूरी होता है पहले, उसकी टर्म पहले होती है टर्म। इसका मतलब वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं हम बाकी लायबिलिटीज़ के साथ, जहाँ पे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है और एसेट को बेच करके थर्ड पार्टी की पेमेंट पहले करनी पड़ती है। तो इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से उसकी पेमेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो अगला क्वेश्चन था वो है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन फ्रॉम पार्टनर। अब देखो पार्टनर का लोन, हालांकि पार्टनर का लोन भी चार्ज अगेंस्ट चार्ज होता है फर्म के ऊपर, बट ये पार्टनर का लोन है और ये थर्ड पार्टी का लोन नहीं है।
तो पहले फर्म जब बाहरी लोगों का लोन चुका देती है, उसके बाद अगर पैसा बचता है तब पार्टनर का लोन दिया जाता है, क्योंकि पार्टनर जितने भी होते हैं पार्टनरशिप के केस में, दे आर इंडिविजुअली एंड सेवरली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूज। वो सभी ड्यूज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले बाहर वालों का जब पैसा दे दिया जाता तब पार्टनर का लोन दिया जाता है। इसका मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट में शामिल नहीं होता। अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट, जब बाहरी लोगों की पेमेंट हो जाती है तब पार्टनर्स का लोन अकाउंट का पैसा डायरेक्ट दिया जाता है, इसको कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है, और इसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो बी होता है, कि वो ट्रांसफर नहीं किया जाता रियलाइजेशन अकाउंट में जो पार्टनर का खुद का लोन होता है। हालांकि ये कैपिटल से पहले दिया जाता है, जब पार्टनर का लोन दे देते हैं तब पार्टनर्स की कैपिटल चुकाते हैं अगर बच जाता है पैसा तब। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹5,40,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,40,000 है, विच शोड एन इंक्रीज ऑफ 50% ओवर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना कहा है उन्होंने कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर का 5,40,000, और वो कह रहे हैं यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर में जो था उसमें ये 50% का इंक्रीज दिखा रहा है। मतलब पिछले साल वाला जितना था उसके ऊपर 50% इंक्रीज हो गया है ये। मतलब अगर पिछले साल का यही प्रॉफिट 100 था तो करंट ईयर का यही प्रॉफिट 50% बढ़ करके 150 है। तो रिलेटिव वैल्यू पता चल गई हमें। जब रिलेटिव वैल्यू पता चल गई तो एक की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पता होती है तो दूसरी निकल आती है। उसका तरीका है, कई क्वेश्चंस में मैं बताता हूँ, और ऐसे केसेस में जितने भी रिलेटिव वैल्यू के केस होते हैं उनमें सीधा मैं यही तरीका बताता हूँ। सीधा हो जाएगा ये केस कि 5,40,000 जो है यहाँ पे किया हुआ है, 5,40,000 जो अमाउंट है, हमें वैल्यू चाहिए क्या, हमें ये वैल्यू चाहिए प्रीवियस ईयर का, कि प्रीवियस ईयर में कितना था। प्रीवियस ईयर का जो रिलेटिव वैल्यू है वो 100 है, तो 100 को ऊपर रखेंगे, और जो बेस ईयर है जिसको हमने बेस माना है अभी, मतलब जिसका हम पे एब्सोल्यूट है, यहाँ पे बेस का मतलब वो वाला बेस नहीं कि प्रीवियस को बेस लेंगे, यहाँ पे बेस का मतलब है जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है एग्जैक्ट, उसकी एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और इसका जो बेस है वो नीचे रखते हैं 150। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 3,60,000, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3,60,000। तो ये थे जिन डाउट्स को मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। हो सकता है कुछ छूट भी गए हों, और फिर मैं यही कहूँ कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को बढ़िया से दें। और कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस का हमें लगता है कि इनका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम डिफरेंट जगह से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी कभी कभी डिफ़र कर जाते हैं, तो ऐसा रहता है, एक आधा क्वेश्चन गलत हो भी जाता है एग्जाम में, तो उसको भी प्रेशर नहीं मानना है। अपना जो आपका एरिया है जिस पे अच्छी कमांड है उसको बार बार रिवाइज करें। बेस्ट विशेज फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।